शुरू करते हैं ज्योग्राफी का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 5 और जल्द ही 5 प्रैक्टिस सेट और हैं और खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह आपका नेक्स्ट जो मॉर्निंग है, कल जो आने वाला वीडियो है वो है अधातु। तो जरूर देखिएगा, 100 से ऊपर क्वेश्चन है वो, और अगर उसकी तैयारी हो गई है तो समझिए कोई एग्जाम में कमी नहीं होगी। तो आगे से चलते ज्योग्राफी को खत्म करते हैं, उसके बाद उसकी बातें करते हैं। और जो शास्त्र संग्रह मैं लाया हूँ, और जल्द ही आपका नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी का 1857 की क्रांति आने वाली है। तो आप लोग का इंतजार खत्म हुआ और जल्द खत्म होगा। तो आगे चलते हैं, इसे मॉक टेस्ट खत्म करते हैं। तो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 5 है और चलिए 50 क्वेश्चन है, और इसमें कोशिश करूंगा 2-3 शब्द जो है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा टेढ़ा लगेगा, जो कि मैं उसमें थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मॉक टेस्ट की तरह ही बताऊंगा जहां पे कंफ्यूजन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए और बताइए। पहला क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाना चाहिए आंसर। लौह का शुद्धतम प्रकार बताएं। लौह मतलब लोहा, लोहा का शुद्धतम प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं कि शुद्धतम प्रकार जो होता है पिटवा लोहा होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पिटवा लोहा ये सब तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख रहे हैं, एक मिनट, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो सही होगा। ये रॉट आयरन को ही पिटवा जो है लोहा कहा जाता है, तो ये आंसर सही है। आगे चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन है कि जावर खाने, जावर एक खाने मतलब जावर खादान बोलिए या जावर खाने बोलिए, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप अच्छे से इसका जवाब दीजिए, बताएंगे। तो ये जानते हैं ऑप्शन नंबर ए जिंक, जिंक के जगह पे जस्ता दे देता है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आगे चलेंगे, तीसरा प्रश्न है कि भारत में बॉम्बे हाई, एक बॉम्बे हाई है, देख रहे हैं ना, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई जो है किसके लिए भली भांति जाना जाता है, ये जो है जवाब दीजिए। तो तीसरा प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए जो है, बताइएगा, पेट्रोलियम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है बॉम्बे हाई। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है। आयात की बात करें, देखिए बॉक्साइड, मैग्नीशियम, अवरक, ये सब तो चीज है हमारे भारत में, लेकिन आयात की बात हो रही है तो सल्फर का बात ज्यादा करते हैं। तो सल्फर जो है गंधक, इसकी आयात ज्यादा होती है, याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक, याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा चीन में आपको मिलता है गंधक, सल्फर। पांचवा प्रश्न की बात करें तो भारत में किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग जो है स्थापित है। तो चूड़ी उद्योग जैसे ही शब्द आएगा तो आपको याद है पांचवा प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद बताइए किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। चलिएगा, छठा प्रश्न है आपके लिए कि देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहां होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई भी देगी, चाहे मैं खुद रहूंगा। बताइएगा देश में सर्वाधिक अवरक का उत्पादन कहां होता है। तो अवरक जैसे ही शब्द आया होगा तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आया होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है अवरक उत्पादन में आगे है, याद रखिएगा। और दूसरी चीज आंध्र प्रदेश, और एक ऑप्शन अगर देता राजस्थान तो वो भी सही होता है, ठीक है। आज देखिए सातवां प्रश्न जो है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखिए इस मामले में देखा जाए तो चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं छोटे ये जो पवन ऊर्जा है लगाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादातर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, आपका तमिलनाडु जो है सही होगा, है ना, ठीक है। चलिएगा आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था। तो पहला, भारत का प्रथम है, प्रथम मतलब पहला उर्वरक संयंत्र, बताइएगा। तो आपको पता है जैसे उर्वरक संयंत्र की बात होगा तो जेएच याद आ रहा होगा, जेएच मतलब झारखंड, तो झारखंड के सिंदरी में, याद रखिएगा, ये हुआ था। चलिएगा नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न बहुत ध्यान से थोड़ा देखिएगा। नौवां देखिए, नाम है नहावा शेवा बंदरगाह जो है परियोजना कहाँ स्थित है। तो नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना अगर आपसे पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, बताइए। तो देखिए नहावा शेवा बंदरगाह जो अगर परियोजना है तो इसका एक और नाम है जवाहर, जो आप देख रहे हैं 10वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम रखा गया है। ये है मुंबई से संबंधित है, जो कि नौवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा। और नौवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी होगा तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अगर पूछे तो इसी का नाम है ना, जो कि मुंबई में है, तो ये भी तो मुंबई में होगा। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी, वो भी सही होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, मुंबई में। और जवाहरलाल नेहरू का जो है पुराना नाम ये कहिए नहावा शेवा है, जो कि मुंबई में है। इसी को उल्टा भी कर दीजिए, नहावा शेवा का दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। क्लियर हो गए। तो दोनों को मैंने क्लियर इसलिए कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए 11वां प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, भटकल बंदरगाह स्थित कहाँ है। तो भटकल बंदरगाह पता है एक उत्तरी कन्नड़ है, उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में है। और ये अगर पूछेगा शहर अगर मान लीजिए तो NH-70 पे ये जो है स्थित है, और ये शरावती नदी पे है। तो शरावती नदी कहाँ है, कर्नाटक में। और ये भटकल बंदरगाह कहाँ होगा, तो कर्नाटक में होगा। चलिए ये क्लियर हो गया। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो कौन सा बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो जैसे ही मुक्त व्यापार होगा तो जीटी को याद रखिएगा। जीटी को क्यों, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, याद रखिएगा। जो कि 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। 13वां प्रश्न की बात करें तो पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। तो कृत्रिम बंदरगाह जो है कौन सी है, बताइएगा। कृत्रिम बंदरगाह
तो कृत्रिम बंदरगाह मतलब मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह पूर्वी समुद्री तट पर है, तो कहाँ है? तो देखिए चेन्नई अगर बंदरगाह देखा जाए तो एक कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में करिए। तो एकदम मैंने सही बोला, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा चेन्नई। और चेन्नई कहाँ है, किस राज्य से संबंधित है बता सकते हैं? भारत के कौन से राज्य में है ये चेन्नई? आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलेंगे 14वां प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है किस मानसून में होती है? तो वर्षा किस मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट की अगर बात करें, तट पर जो है वर्षा किस मानसून में होती है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है, आप अच्छे से जान लीजिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता भी है, ये भी जान लीजिए, समझा भी नहीं रहे। सर्वाधिक वर्षा किस जगह होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है पता है? मेघालय में। मेघालय का कौन सा? मानिशराम में। ये सब सिंपल है ना, लेकिन ध्यान रखने की चीज है। 16वां प्रश्न क्या है? आइसोहायट रेखा जो है नक्शे में किसके युगम बिंदु है? मतलब किसके युगम बिंदु बताएगा, मतलब किससे संबंधित है? तो शम वर्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 16वां प्रश्न का वो सही लगाएंगे, याद रखिएगा सम वर्षा से संबंधित है। और याद रखिए मानिशराम में जो वर्षा होती है हमारा मेघालय में कितना मिलीमीटर होता है बता सकते हैं? तो 11,800 याद रखिएगा 71 याद रखिएगा मिलीमीटर वर्षा होती है। आगे चलेंगे 17वां प्रश्न है लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो लेप्चा जैसे ही शब्द आएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो लगा दीजिएगा वो सही लगा दीजिएगा सिक्किम। और लेप्चा याद रखिए लेप्चा एक मुख्य निवासी है, याद रखिए निवासी है। लेप्चा एक और नाम आता है लिम्बू, लिम्बू ये दो जो है निवासी सिक्किम का बहुत फेमस है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 18वां प्रश्न है खासी और गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से रहती है। तो गारो खासी तो आप जानते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है, तो कहाँ है ये? आपको कहाँ मिलेगा? मेघालय में। मेघालय का ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 18वां प्रश्न का जो लगाएंगे क्या लगाएंगे? बी वो सही लगाएंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति जानते हैं? पहला भील है, दूसरे नंबर पे गोंडा है, जो कि ऑप्शन नंबर में इसमें गोंडा है, भील तो दिया नहीं है, तो इसलिए गोंडा को टिक लगा दीजिएगा। और तीसरे नंबर पे होता तो संथाल को टिक लगा देते। चलिएगा 20वां प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना जो है तापमान होता है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि इस बुक के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन रियल में कितना है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। क्या मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में हुई थी, याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न में एक बात ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक देशांतर दिया है, यहाँ पे इसके जगह पे क्या कर देता है कि दो देशांतरों, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन करके क्या करता है कि दो देशांतरों के बीच का समय अंतराल बताइए कितना होता है। तो वो आपको इस तरह का ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना है, तो वो सिंपल है, आप टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि एक देशांतर लिख दिया है, ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थान यहाँ पे डाल दिया। देखिए यहाँ पे दो स्थान यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? लीजिए अंतर तो दोनों में है, लेकिन दो स्थानों को यहाँ पे डाल दिया। एक देशांतर को पार अगर करिएगा तो दो स्थानों के स्थानीय समय के अंतराल पूछ रहा है, तो उसमें भी 4 मिनट होता, इसमें भी 4 मिनट होता, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम समझा देंगे बढ़िया से। 23वां प्रश्न है पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो पवनों का जो है पवनों की गति का निर्धारण अगर आपसे पूछे तो हम बहुत सिंपल जवाब देते हैं, वायुदाब से संबंधित है। तो यहाँ पे वायुदाब तो दिया है, वायुदाब प्रवणता के कारण होता है। क्लियर हो गए? कारक यही, प्रवणता दे दे जो दे दे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वायुदाब निर्धारण कर देना है बस। चलिएगा 24 क्वेश्चन नंबर है कोहरा क्या है? तो कोहरा बहुत अच्छा से आप अच्छे से जानते हैं, कोहरा जो है ना एक निचली स्तरीय बादल है। मतलब निचला जो नीचा देखिएगा, नीचा स्तरीय बादल जो रहेगा उसी को कहते हैं कोहरा। नीचे आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, है ना। सिंपल याद करने का तरीके से बता रहा हूं। आगे देखिए 25वां प्रश्न है पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? अब देखिए पर्वत है, मैदान है, और उसके बीच के स्थित पठार को क्या कहेगा? तो बताएं, पर्वत पदीय पठार कहा जाता है, जो कि 25 का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर है कि अधिकेंद्र शब्द का संबंध जो है किससे है? तो संबंध जो है अधिकेंद्र की बात करें ना, तो अधिकेंद्र की बात करते हैं तो ये भूकंप से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? भूकंप से संबंधित होगा। आगे चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है, आप फास्ट करके और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है, पारे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो पारे के मामले में अगर देखा जाए ना, तो आप अच्छे से सवाल का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी स्पेन है। इस मामले में स्पेन है पारे के मामले में। चलिए 28। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन तो उसी से है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया। कैसे? फिलाडेल्फिया का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, जो कि अमेरिका से संबंधित है ना। आप बताइए
तो फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पता है, इंजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इंजन के लिए मतलब रेल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर बताइए। 29 क्वेश्चन नंबर है कि किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? तो सबसे प्राचीन चट्टान कौन था? अरावली। आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। आगे चले 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में अधिकांश वर्षण मतलब वर्षा किस प्रकार का होता है? तो हमारे अगर भारत में अधिकांश वर्षा देखा जाए तो पर्वतीकृत होता है, पर्वतकृत होता है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 30 का वो सही लगाएंगे। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? तो तना से प्राप्त करते हैं। अब बताइए जूट जो है हमारे भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? फेमस है ये, ठीक है। 32वां प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है कौन सा राज्य जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणीय है? तो कौन सा राज्य? तो जैसे ही सीमेंट को तो जहां बालू होगा वहीं तो सीमेंट होगा, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान लगा के चलाइएगा। क्लियर। चलिए 33 क्वेश्चन नंबर है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह है। तो बिना उपग्रह वाले ग्रह जो है कौन सा है? तो बिना उपग्रह वाले दो ही है जिसमें उपग्रह है ही नहीं, ठीक है, बुध और शुक्र। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ये भी सही है, बहुत सिंपल। चलिएगा 34 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं, इसमें सोचना क्या है, बृहस्पति को लगा दीजिए, जुपिटर को लगा के चलाइए। चलिए अब देखिए 35 क्वेश्चन नंबर सी ऑफ, ठीक है, सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी। ट्रॉन्क्विलिटी स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। तो ये जो सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी है ये चंद्रमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सही मैंने बोला तो एकदम बोला। और चंद्रमा के कौन से क्षेत्र में? उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे 35 का वो सही लगाएंगे। आगे चलिए, आगे 36 क्वेश्चन नंबर सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह में आपको बुध और बृहस्पति दो ही हैं, जो कि आपको इसमें बुध है, बुध को टिक लगाइएगा। 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, वो सही है। याद रखिएगा बुध है तो बुध को सबसे पहले टिक लगाएंगे, अगर बुध ऑप्शन में नहीं रहता तो बृहस्पति को टिक लगाते हैं, ठीक है। तीव्र ग्रह में 37 बात करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर बताइए। तो याद रखिएगा सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो और कोई नहीं, वरुण। अरुण और वरुण है, वरुण है। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून। चलिए बता ही दिया। चलिए आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है वो कौन है? तो पृथ्वी के निकटतम तो एक ही है जो कि आप जानते हैं, वो है हमारा चंद्रमा, है ना। कौन है? चंद्रमा। चलिए जो कि उपग्रह है पृथ्वी का। सूर्य का समीपतम ग्रह है, तो सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध है, सूर्य के समीप वही तो है, बुध है। 40वां प्रश्न है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल। 41 कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो और कौन लगाएगा? बृहस्पति होंगे, कम अपने धुरी की बात हो रही है तो बृहस्पति करेगा ना, क्योंकि बड़ा है तो कम समय में चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर का बताइए। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है? तो सिंपल काला प्रतीत होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर बताइए। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है। तो सीरियस तारा है। क्या है? सीरियस तारा जो है याद रखिए चमकीला है। 45 क्वेश्चन नंबर किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं, मतलब रिंग होते हैं, वलय मतलब रिंग होते हैं, तो किसके होंगे? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 45 का शनि। 46 है चंद्र ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? जब चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है पृथ्वी, ठीक है, वो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। चलिए 47 बताइए। अब सूर्य ग्रहण तब होता है, कब होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? बी दोनों आंसर बी ही होगा। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर बताइए। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य की कोणीय दूरी की युक्त बिंदु कहलाती है। तो अब बताइए कौन सा कहलाएगा? तो देशांतर कराएगा, जो कि 48 का आंसर जो देंगे ए होगा। 49 ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच कहाँ है पता है? ऐसे अगर आंसर होता तो हम लगा देते लंदन, इंग्लैंड, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, यूनाइटेड किंगडम तो है ना ऑप्शन में। चलिए ये सही होगा, ठीक है। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है?
ये बहुत बार पढ़ें। इसे समोच्च जो है समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश नाम दे दिया यहाँ पे। तो आप कंटूर्स कर सकते हैं, कंटूर्स, कंटूर्स कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही है। लीजिए ये खत्म हो गए और आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, 2 ही आएगा आज, जो कि आपका एनसीईआरटी का आएगा, जो कि 1857 का क्रांति आएगा, और एक आएगा आपका जो कि अधातु आएगा, केमिस्ट्री का। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।